नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको ध्यान नहीं रख पाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं ओसीडी की, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसा कि इसके नाम में ही शामिल है, ऑब्सेसिव कंपल्शन मीन्स ये बीमारी अपने आप में खुद को डिस्क्राइब करती है कि किसी एक हरकत का इतना ज़्यादा रिपीट होना, ऑब्सेशन होना, जो कि कंपल्शन कर देता है हमारे लिए, यानी हमें बाउंड कर देता है बार बार वो करने के लिए। और ये हमारी लाइफ के हर एक एरिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहता है। हम कई बार इसमें समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है और ये हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहा होता है। दोस्तों, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर का मतलब ये हो जाता है कि जब कभी आप एक काम बार बार कर रहे होते हैं और उसके बाद भी आपको संतुष्ट नहीं होता है। जनरली आमतौर पे आप देखते होंगे कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि हाथ धोता है और धोता चला जाता है, बार बार धोता है और कहता है गंदा है, गंदा है, गंदा है, गंदा है। लोग ताला बंद करते हैं, फिर ध्यान देते हैं कि ताला बंद था नहीं था, या चेक करते रहते हैं, सारे कामों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। ये ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है, ये ओसीडी है। दोस्तों, ये इस तरह से लीड्स होती है। इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि ये सिम्टम्स कई बार हमारे पास ऑडिटरी भी हो सकते हैं, कुछ साउंड आता है हमारे पास, कुछ आवाज़ रहती है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमें ये काम अभी बाकी है या दोबारा करना है। या कई बार हमारे पास कुछ इमेजेस आती हैं, कुछ हम वीडियो फॉर्म में देखते हैं, कुछ थॉट देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या दोबारा करने की ज़रूरत है जो कि इससे बचाएगा। तो जब ये ऑडियो और ये इमेज हमारे पास थॉट के रूप में बार बार आते हैं तो ये हमारे लिए कंपेल करते हैं, हमें बाउंड करते हैं, हमें एक मजबूर करते हैं कि कुछ काम करने के लिए। और वो काम ऐसा होता है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और हमारे पास थॉट अभी भी यही होता है कि अभी भी ये काम ठीक से नहीं हुआ है। तो जब नहीं हुआ है तो हम उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जबकि हम जानते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारे पास वो काम अभी हमने कर दिया है, फिर भी वो थॉट हमें मजबूत करता है इस बात के लिए, जो बताता है कि शायद हमारा वो काम अभी ठीक से नहीं हुआ है। और फिर हमें वो कंपेल करता है एक दोबारा एक्टिविटी करने के लिए। वो एक्टिविटी हम जब दोबारा करते हैं तब हमें संतुष्टि होती है कि हाँ अभी कुछ हुआ। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें फिर लगता है अरे फिर से लगता है कुछ कमी रह गई है, अभी ये ठीक पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये एक कंपल्शन बिहेवियर हमारे लिए ऑब्सेशन पैदा करता है, जो कि हमें बार 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 रिपीट करके कोई भी चीज़ करने को करता है। क्योंकि जैसे ही ये कंपल्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे ही कंपल्शन में आता है तो ये हमारे अंदर एक एंग्जाइटी पैदा करती है, ये एक घबराहट पैदा करता है। और उस घबराहट से बचने के लिए, हम आराम पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ काम दोबारा फिर से करना शुरू कर देते हैं। जैसे अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ फॉर्म होते हैं कि किस तरह से होता है। ओसीडी सिर्फ एक ही तरह का नहीं है। ओसीडी जैसे आता है ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन। ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन में जैसा मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति देखता है, वो कहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, वो हाथ धोता है, वो बार बार हाथ धोता है। और वो जबकि ये जान लेता है, विवेक से समझ रहा है कि हाँ मेरे हाथ धुल गए हैं, मैं साफ हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी भी हाथ धोने लगता है और फिर कहता है नहीं अभी कुछ बाकी रह गया है। हाथ धोने के अलावा फिर वो देखता है कई बार कि मैं नहा रहा हूँ तो घंटों घंटों वो नहाने लगते हैं। ऐसे लोग जो कि बार बार नहा रहे होते हैं और उनको अभी भी लगता है गंदगी है, गंदगी गंदगी है। वो कहीं लोगों से नहाने के बाद अगर मिलते हैं या हाथ धोने के बाद मिलते हैं और अगर गलती से वो कहीं किसी के साथ छू जाएं, उनके बॉडी का कोई हिस्सा टच हो जाता है, तो उनको एक फिर से वो इमेज दिखती है या फिर से वो एक ऑडियो आवाज़ आता है उनके दिमाग में और वो फिर लगता है क्या हुआ, अरे फिर से गंदा हो गया, मुझे फिर से धोना पड़ेगा। आप सोचिए कि ये कंपल्शन इतना ज़्यादा तक हो जाता है कि वो दिन भर में इतनी बार हाथ धोते हैं कि कई बार नई साबुन की बट्टी जो है, नए साबुन की टिकिया जो उनके लिए है 100 बार, वो कम से कम 2 या 3 दिन के अंदर ही पूरी ख़त्म भी हो जाती है। और वो कहते हैं कि क्या करें, हमें तब भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो इस तरह से ये ऑब्सेशन आपके दिमाग के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर हावी हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास है ऑब्सेशन, वो होता है ऑब्सेशन ऑफ डाउट। ऑब्सेशन ऑफ डाउट, जिसको हम एक तरह से पैथोलॉजिकल डाउट का भी नाम बोलते हैं, ये कहलाता है शक। ये शक इस तरह का होता है कि जैसे कि आपने कभी ताला लगाया और उसके बाद भी मन में आता है कि ये ताला लगा है या नहीं लगा है, कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, फिर से चेक कर लें, क्या मैंने गैस का नॉब बंद करा है या नहीं बंद करा है, क्या मैंने एसी बंद करा था या नहीं करा था। वो ऐसा ज़्यादा डाउट होता है कि वो बार बार जा करके फिर से चेक करते हैं कि मैंने ताला ठीक से लगाया नहीं लगाया है, गैस ठीक से बंद करी है नहीं करी है, एसी फिर से बंद करा है नहीं करा है। इस तरह की चीज़ें बार बार होती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको
अपनी इन डाउट को ऊपर करने के लिए वो अपने रिलेटिव, अपने दोस्त या किसी और से भी कहते हैं कि ज़रा प्लीज़ चेक करके बताना कि क्या वो बंद है या नहीं है। आप कहीं शादी समारोह में गए हैं, कहीं पार्टी में गए हैं, आप सब पूरा घर अच्छे से बंद कर गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको थॉट आएगा कुछ ऐसा रह तो नहीं गया है, तो आप अपने नेबर से कहते हैं ज़रा एक बार चेक करके बताओ कि क्या ये ठीक है या नहीं, अभी मैंने बंद करा था या नहीं करा था, ताला लगा है या नहीं लगा है। इस तरह की जानकारी आपको बार बार लेनी पड़ती है और आपको रेफरेंस भी चाहिए होते हैं कहीं ना कहीं से एक सिग्निफिकेंट कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। और जब तक आप वापस आकर के उसको दोबारा फिर से खुद भी चेक ना कर लें, तब तक आपके अंदर वो एंग्जाइटी बनी रहती है, यानी उत्सुकता और घबराहट बनी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी कहीं खुला रह गया है, कुछ डैमेज होने की चांसेस हैं, कुछ नुकसान हो सकता है। जैसे ही ये विचार आपके ऊपर हावी आते हैं, आप जो इस वक्त काम कर रहे होते हैं वो सारे काम आपके वहीं के वहीं रह जाते हैं और आपका ध्यान बढ़ करके फिर से इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाता है। दोस्तों, ये एंग्जाइटी ऐसी हो सकती है कि जो आपका कोई भी काम प्रभावित कर देती है। जब भी आप प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, वो ना जी करके आप उन थॉट में चले जाते हैं जो कि आपके काम को खराब करती है। इसी तरह से आपके पास एक तीसरा सिम्टम्स आता है, वो आता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स। ये थॉट्स इस तरह के होते हैं जो कि आपको किसी धर्म विशेष, भगवान या अपने परिवारजन या और कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपको बहुत बुरे बुरे और नकारात्मक विचार आएंगे। हो सकता है आपको भगवान को गाली देने का मन करे, आपको कुछ नकारात्मक विचार आए कि सब कुछ मेरे लिए खराब हो रहा है, धर्म से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि आपको कुछ सेक्सुअल और थॉट आए जो कि आप अपने किसी परिवार वाले से सोच रहे हो कि आप उसके साथ में रिलेशनशिप बना रहे हैं। आपको ये भी हो सकता है कि आपके मर्डर का ख्याल आए, आपको किसी को मार देने के विचार आए और बार बार मन करे कि मैं चाकू लेकर के जाकर उसको मार देता हूँ, मैं उसको किसी तरह से ख़त्म कर देता हूँ। इस तरह के विचार आपको बार बार रिपीट होंगे, इसमें हमेशा ही गलत थॉट आएंगे। कोई भी एक ऐसा थॉट नहीं आता है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए लाभदायक हो। तो इस तरह के जब विचार आने लगते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग कंपल होकर के भी कुछ ऐसे क्राइम कर देते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तो वो गिल्ट से भरे होते हैं, वो ग्लानि से भरे होते हैं। इतना ज़्यादा वो कहते हैं कि जब मैं ये काम कर रहा था तो शायद मुझसे कोई और काम ये करवा रहा था, मैं खुद नहीं कर रहा था। तो इतने ज़्यादा बंधन होने के बावजूद भी वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो ये ओसीडी है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जो कि आपको इतना ज़्यादा नकारात्मकता में भर देता है कि आपके अपने ऊपर से कुछ कंट्रोल भी हट जाता है और आप ऐसे काम कर देते हैं जो कि आपके लिए आगे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का ही एक कारण बनते हैं। दोस्तों, तीसरा थॉट होता है वो होता है हमारे लिए डिसऑर्डर ऑफ परफेक्शन। जी, इस थॉट में क्या होता है कि हम लोगों के पास इसमें पेशेंट हमेशा हर चीज़ को एक प्रिसाइज मोड में और एक परफेक्शन के मोड में देखता है। यानी अगर उसकी टेबल पे पेन रखे हुए हैं, किताबें रखी हुई हैं, तो वो उसको हर चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लगाने की कोशिश करेगा। अगर कोई बेड पे सामान रखा हुआ है, कहीं कुछ कागज़ रखे हैं, कपड़े रखे हैं, जूते या चप्पल रखे हैं, तो उनको एक बहुत ही सधे हुए रूप में वो रख करके अपने लिए संतुष्टि मांगता है कि हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से रखी हैं या नहीं रखी हैं। वो हो सकता है उनको मिलीमीटर्स में भी चेक करे, और हो सकता है वो उनकी गुणवत्ता को अपने स्तर से कहीं ना कहीं एक पैरामीटर को देख करके देखें कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं या नहीं हैं। दोस्तों, ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आम तौर पे दिखते हैं, और बाकी कई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि अलग से आपके जीवन को प्रभावित कर रही हों और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हों। ये चीज़ें आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। दोस्तों, ओसीडी के मरीजों को देख करके आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बीमारी से जूझ रहे हैं। ओसीडी की बीमारी से जूझते हुए लोगों के साथ सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि वो पहली बात तो ये मानना नहीं चाहते हैं कि वो बीमार हैं, और अगर उनका परिवार वाला कोई पर्सन जानता है तो वो लोग हंस करके ये बात बोलते हैं, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, इसको बार बार ठीक कर लो। कई बार आप देखेंगे आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो कि जाने अनजाने कुछ ऐसी आदतें डाल चुके हैं जो कि बार बार कर रहे हैं, लेकिन आप भी उनका कहीं ना कहीं हंसी या मजाक बना रहे हैं और उसके बारे में उनसे बात कर नहीं रहे हैं। आप उनसे बात करें और यकीनन उनको इस समय ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब अगर इसका आप समझ सकते हैं कि ओसीडी का कारण क्या होता है, तो ओसीडी का कारण आपको ये बता सकते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर दिमाग में जो हमारे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स का इम्बैलेंस होना होता है। जो खास तौर से एक केमिकल कहलाता है, वो कहलाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक तरह से हमारे यहाँ का फिल्टर होता है दिमाग का, कि जब आपके पास कोई थॉट्स आते हैं, वो शॉर्ट थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारा ब्रेन एक तरह से फिल्टर करता है कि ये हमारे काम के हैं या नहीं है। तो सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाना या उसका कम हो जाना, ये इस बात को निर्भर करता है कि आपका जो थॉट है वो ठीक तरह से फिल्टर नहीं हो रहा है, वो ठीक तरह से जांचा नहीं जा रहा है, और वो एज इट इज़ आपके ब्रेन में जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हैं, गलत सोच लगा रहे हैं, और वो फिल्टर करके दिमाग आपको ये नहीं बता पा रहा है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपके लिए नुकसानदायक है।
दोस्तों ओसीडी कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कई दूसरी और तरह से भी आती है, जो कि हो सकती है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक हिस्ट्री अगर हो सकती है कि आपके घर में कोई ऐसा एंसेस्टर रहा है जिसकी वजह से आपको कोई उनको मेंटल प्रेशर रहा हो, उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम रही हो जो कि जेनेटिकली आप तक भी प्रोग्राम हो गया आई हो, तो आप उस तरह से केमिकल इम्बैलेंस का भी शिकार हो सकते हैं और जेनेटिकली आपके थॉट प्रोसेस भी वैसे ही बदल रहे होंगे। मे भी कई बार ऐसा हो सकता है कि एक फैमिली में सुसाइडल टेंडेंसीज जहाँ पे हुई हों या सुसाइडल एक्टिविटीज़ हुई हों, उनके आप देखेंगे वंश में भी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरा हो सकता है आजकल के स्ट्रेसेस, जो कि आपकी लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, यानी अचानक में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाना, आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाना, आपके पास इतनी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाना, रिलेशनशिप हो चाहे काम हो, कोई भी ऐसी चीज़ें लाइफ में आपकी भाग दौड़ वाली जो रोज़ में हो रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, जो जिनके साथ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या उन स्ट्रेस पे आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार आप देखेंगे तो आप खुद बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और बड़बड़ाते हुए आप कोई काम करना शुरू कर देंगे और वो परेशानियां ऐसी हो जाएंगी जो आपको लगता है कि शायद आप चलो खुद से तो बात कर पा रहे हैं, किसी और से कहें ना कहें, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है और वो लीड्स करती हैं आपको किसी एक कंपेल बिहेवियर के लिए। वो कंपेल बिहेवियर एक ऐसा होगा जो कि आपको बार बार ऑब्सेसिव बनाएगा, उसी को दोबारा पैटर्न बना के। इसी तरह से एडिक्शन भी होते हैं। एडिक्शन भी एक तरह का ओसीडी है जहां आपको पता भी नहीं चलता है और आप अपनी जेब में से तुरंत सिगरेट की डिब्बी निकालते हैं और पी लेते हैं। आपको ये भी नहीं पता होता है कि मैंने ये पीना चाहा था या नहीं पीना चाहा था। आपको तुरंत एक तलब उठती है किसी एडिक्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए। आपको लगता है थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलेगा, चलो मैं ये कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक रह सकती है अगर आपने समय पर उसका कदम नहीं उठाया। आमतौर पर पेशेंट जब भी इस चीज़ को समझते हैं और इस पर कदम उठाना चाहते हैं, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि ये ओसीडी आपके जीवन में 5 या 6 साल पुरानी हो चुकी होती है। और ये याद रखिए कि जितने गहरे इम्प्रिंट्स होंगे उनको निकालने में भी उतना ही समय लगता है जितना कि आपने उनको पालने में लगाया है। इसलिए कभी ऐसा है तो आपको यकीनन ये मानना होगा कि आप बीमार हैं, आपके दोस्त आपकी बीमारी में हैं, ये मेंटल इलनेस है, इसमें उनको मदद की ज़रूरत है। आप हमेशा ये कहते हैं परिवार में एक दूसरे से कि नहीं तुम्हें ठीक करना होगा, तुम खुद कर सकते हो, और ओसीडी का पेशेंट भी ये कहता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसको मुझे ही ठीक करना होगा। ये बिल्कुल इस तरह से हो सकता है जैसे किसी आदमी की नज़र कमज़ोर है और वो चश्मा लगा करके साफ देख पा रहा है, तो आप उसे कहते हो अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम अपने आप ठीक देख लोगे और चश्मा उतार करके देखो। जी नहीं। यदि उसकी नज़र कमज़ोर है तो उसको वहाँ पर चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो उसके लिए एक ज़रूरी है। इसी तरह से ओसीडी में एक थेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत है जो कि उसके लिए मदद करे और उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की बात करे। इसके दो तरह के इलाज हो सकते हैं। एक इलाज कई बार आप देखते हैं कि मेडिकेशन के थ्रू होता है, जो कि दवाइयों के थ्रू होता है। वो दवाइयाँ आपके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल एक्सेस करती हैं, बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से शायद आपके लिए वो फिल्टर प्रोसेस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। ये काफ़ी लंबा एक ट्रांजिट होता है जिसमें दवाइयों की डोज भी आगे होती है, बढ़ती है, और उसके बाद फिर आपके अंदर वो रूटीन में आता है या नहीं आता। दवाइयों के बाद भी कई बार आप देखेंगे कि ओसीडी वहाँ पे रह जाता है, क्योंकि अब तक ओसीडी जो आपका एक प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपके एक बिहेवियर में, आपके एक न्यूरल पाथवे से ऐसा जुड़ चुका है कि वो अब आपका एक अहम हिस्सा हो गया है। इसलिए प्रेफरेंस ये होता है कि आप वहाँ पर किसी न किसी थेरेपिस्ट की मदद लें, जो कि आपको थेरेपी दे करके, काउंसलिंग दे करके आपको इन पैटर्न से, इन पुराने जो आपके न्यूरल पाथवेज हैं उनसे निकलने की मदद करे। और उनसे निकलने के लिए वो आपके साथ नई नई इम्प्रिंट्स बना सकता है, पुराने इम्प्रिंट्स को चेंज करेगा, नए इम्प्रिंट्स इम्प्लांट करेंगे और दम उसके आप बिहेवियर में चेंज आप पैटर्न पाएंगे। जब आपका पैटर्न बदल जाएगा तो उस पैटर्न को बदलते ही आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं। तो ये ओसीडी के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर किसी थेरेपिस्ट, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। इसको आप स्वयं से खुद ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तब तक इतने लंबे समय तक जा सकती हैं कि आपको इससे निकलना बहुत मुश्किल पड़े। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें खुशी होगी आपको और सब्जेक्ट पर जानकारी देते हुए। और आप उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आप ठीक ठाक रहें, आपके आसपास के लोग आपके साथ ज़्यादा प्रेम करें, संबंध रहें और आपकी खेती हरी भरी रहे। इस उम्मीद के साथ मैं आपको फिर विदा लेता हूं। अगले किसी वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।